दोस्तों, एक वक्त था जब प्रयागराज की सड़कों पर सिर्फ एक ही नाम का डर था और वो नाम था अतीक अहमद। एक ऐसा नाम जिसके खिलाफ कुछ बोलने से भी लोग कतराते थे। लेकिन फिर दिन आता है 15 अप्रैल 2023 का, जब घड़ी में रात के लगभग 10 बज रहे थे और कोलविन अस्पताल के बाहर मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ था। कैमरों के साथ साथ माइक भी ऑन थे और पुलिस के कड़े पहरे के बीच 2 कैदियों को मेडिकल के लिए लाया जा रहा था। दोनों के हाथों में हथकड़ी थी और चेहरों पर थकान और हालात से हार मान लेने वाली एक अजीब सी खामोशी थी। पर ये कोई आम कैदी नहीं थे, बल्कि ये वो नाम थे जिनके खौफ ने दशकों तक पूरे प्रयागराज को जकड़ कर रखा था। अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ। जैसे ही वो दोनों पुलिस की वैन से उतरकर चलने लगते हैं तो मीडिया के सवाल शुरू होते हैं। अतीक जी, आप अपने बेटे के जनाजे में नहीं जा पाए, इस बारे में आप क्या कहेंगे? मीडिया कर्मियों के द्वारा ऐसा पूछने पर अतीक धीरे से जवाब देता है, नहीं ले गए तो नहीं गए। और ठीक इसी जवाब के कुछ सेकंड बाद गोलियों की वो आवाज गूंजती है जिसने सिर्फ कुछ ही पलों में उस कहानी का अंत कर दिया जो लगभग 40 सालों से चल रही थी। लेकिन इस अंत को समझने के लिए हमें पीछे जाना होगा, बहुत पीछे। उस दौर में जब प्रयागराज को इलाहाबाद कहा जाता था और चकिया मोहल्ले की तंग गलियों में एक फिरोज खान नाम के तांगे वाले का परिवार रहता था और उसी फिरोज का एक बेटा था जिसका नाम था अतीक अहमद। अतीक का बचपन किसी फिल्मी विलन जैसा बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि एक साधारण और तंगी भरी जिंदगी से भरा हुआ था। घर में ज्यादा पैसा नहीं था और पढ़ाई में भी उसका मन नहीं लगता था, जिससे कि वो कुछ पढ़ लिख कर अपने घर की स्थिति को सुधार लेता। और इसी चीज के चलते साल 1979 तक आते आते वो 10वीं क्लास की परीक्षा में फेल हो चुका था। लेकिन उसे इस बात का कोई अफसोस नहीं था, क्योंकि उसकी नजरें कहीं और थीं। पढ़ाई में टॉप करके ना सही, पर उसे किसी भी तरह से और जल्द से जल्द पैसा चाहिए था, और वो भी किसी सीधे रास्ते से नहीं बल्कि शॉर्टकट से। उसकी यही सोच उसे धीरे धीरे एक ऐसे रास्ते पर ले गई जहां से वापसी आसान नहीं होती। शुरुआत उसने रेलवे यार्ड से कोयला चोरी करने से की। रात के अंधेरे में अपने साथियों के साथ मालगाड़ियों से कोयला चुराना और उसे ब्लैक में बेचना उसका पहला धंधा बना। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। इसी दौरान उसका नाम पहली बार एक हत्या के मामले में सामने आया। अपने उसी पहले कोयले वाले धंधे को लेकर उसकी एक लड़के से अनबन हो गई थी। लेकिन उस वक्त तक अतीक के मन में पैसों की भूख इतनी ज्यादा जाग चुकी थी कि वो अपने उस कोयले वाले बिजनेस में अपने अलावा किसी को भी हाथ नहीं डालने देना चाहता था। इसी वजह से उसने उस लड़के को रास्ते से हटाना ही ठीक समझा। और इसी एक घटना की वजह से पहली बार उसके अगल बगल में और उसके साथ में काम करने वाले लोगों के मन में उसके प्रति डर बैठ गया था। और इस बात का एहसास जब उसे हुआ तो यही से उसने समझ लिया कि अगर लोगों के अंदर डर पैदा कर दिया जाए तो पैसा और ताकत दोनों अपने आप मिलने लगते हैं। इसके बाद 1980 का दशक आते आते अतीक ने रंगदारी और वसूली का खेल शुरू कर दिया था। रेलवे के ठेकेदारों से पैसा वसूलना, उन्हें धमकाना और विरोध करने वालों को रास्ते से हटा देना उसके लिए आम बात हो गई थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से होती है जो शख्स उसकी दुनिया के उस शिखर पर बैठा हुआ था जहां तक वो खुद पहुंचना चाहता था। और वो शख्स और कोई नहीं बल्कि चांद बाबा था, जो उस वक्त इलाहाबाद का सबसे खौफनाक माफिया माना जाता था। उस जमाने में चांद बाबा की दहशत इतनी ज्यादा थी कि पुलिस भी उसके इलाके में जाने से पहले कई बार सोचती थी। उसके इसी रसूख की वजह से अतीक ने उसे अपना उस्ताद माना और उसके साथ काम करना शुरू कर दिया। साल 1985 तक आते आते अतीक चांद बाबा का सबसे भरोसेमंद और खतरनाक शूटर बन चुका था। लेकिन हर शिष्य के अंदर एक दिन अपने गुरु से आगे निकलने की चाहत आती ही है, और अतीक भी इस चाहत से बच नहीं पाता है। लेकिन उस वक्त तक उत्तर प्रदेश में माफियाओं का आतंक इतना ज्यादा बढ़ गया था कि इसको कंट्रोल करने के लिए साल 1986 में उत्तर प्रदेश के अंदर गैंगस्टर एक्ट लागू किया जाता है। और इसी एक्ट के तहत इतिहास में पहली बार अतीक अहमद को गिरफ्तार किया जाता है। पुलिस उसे रातों रात उठाकर ले गई थी। 3 दिन तक उसका कोई अता पता नहीं था, जिसके चलते पूरे शहर में यह खबर फैल गई कि उसका एनकाउंटर हो गया है। लेकिन जो अतीक अहमद का उस्ताद चांद बाबा था, उसकी थोड़ी पॉलिटिकल पहुंच भी थी। ऐसे में जब अतीक को पुलिस पकड़ कर ले गई थी तो उन 3 दिनों के अंदर चांद बाबा ने अतीक को छुड़वाने के लिए अपना पूरा एडी छोटी का जोर लगा दिया था, क्योंकि ये घटना चांद बाबा की दहशत को भी एक तरीके से कम कर रही थी।
कि उसके रहते हुए उसका कोई खास आदमी जेल में है। लेकिन उस वक्त चांद बाबा को भी इस बात का एहसास नहीं था कि जिस लड़के को छुड़वाने के लिए वो इतनी कोशिशें कर रहा है, वही लड़का आगे जाकर उसके लिए रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बन जाएगा। ऐसा मैं आपसे किस वजह से कह रहा हूं, ये आपको जल्द ही इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। इसके बाद जल्द ही पुलिस के पास सीधा लखनऊ से उस वक्त के एक बहुत बड़े नेता का फोन आता है और पुलिस को कहा जाता है कि वो लड़का आज शाम से पहले पहले रिहा हो जाना चाहिए। अब पुलिस को भी पॉलिटिकल प्रेशर के चलते अतीक को छोड़ना पड़ता है, जिसके चलते कुछ ही घंटों बाद अतीक वापस से लोगों को सड़कों पर दिखाई देने लगता है। लेकिन उस दिन उसे एक बात अच्छी तरह से समझ में आ गई थी कि अगर हमेशा के लिए बचना है तो सिस्टम के खिलाफ नहीं बल्कि सिस्टम के अंदर ही अपनी जगह बनानी होगी, और उसकी यही सोच उसे राजनीति की तरफ ले जाती है। इसके बाद साल 1989 का चुनाव आता है। चांद बाबा को तो टिकट मिल जाता है लेकिन अतीक को नहीं मिलता है, और यही वो मोड़ था जिसने पूरी कहानी बदल दी। अतीक ने अपने ही गुरु के खिलाफ चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया, और जब ये बात चांद बाबा तक पहुंची तो उसने इसे अपनी तौहीन समझा। अतीक की इस हरकत की वजह से चांद बाबा को इतना भयंकर गुस्सा आया कि उसने अतीक को खत्म करने का ही फैसला कर लिया। लेकिन शायद उसे यह अंदाजा नहीं था कि उसका ही शिष्य अब उससे एक कदम आगे निकल चुका है। एक दिन एक ढाबे पर दोनों आमने सामने होते हैं और दोनों की गैंग के बीच जमकर फायरिंग होती है, लेकिन उस गोलीबारी में चांद बाबा खुद को बचा नहीं पाता है। उस रात अतीक की गोलियों ने अपने ही गुरु का अंत कर दिया था, और इसी के साथ उसने इलाहाबाद के अंडरवर्ल्ड में अपनी बादशाहत की नींव रख दी थी, क्योंकि चांद बाबा से ऊपर इलाहाबाद के अंडरवर्ल्ड में और कोई माफिया नहीं था। और अब उसी चांद बाबा को मौत के घाट उतारकर अतीक अहमद ने उस बादशाहत का ताज अपने सिर पर पहन लिया था, और यहीं से इलाहाबाद के अंडरवर्ल्ड में एक नए दौर की शुरुआत हो गई थी, जहां अब एक नया नाम सबसे ऊपर था, अतीक अहमद। जिस शख्स को कभी लोग एक छोटे मोटे गुंडे के रूप में जानते थे, वही अब पूरे शहर का सबसे बड़ा नाम बन चुका था। और इस बार उसके सामने ना ही तो कोई गुरु था, ना ही कोई उसे रोकने वाला था। इस घटना के बाद चांद बाबा की गैंग के बचे खुचे लोग या तो अतीक की गैंग के लोगों के हाथों मारे जा चुके थे, या फिर अतीक की ही गैंग में शामिल हो गए थे। और इस तरह से कुछ ही हफ्तों के अंदर अतीक ने चांद बाबा के पूरे नेटवर्क पर अपना कब्जा जमा लिया था। लेकिन अतीक सिर्फ इलाहाबाद के अंडरवर्ल्ड का राजा बनकर खुश नहीं था, बल्कि उसे अब उस सत्ता की भी जरूरत थी जो उसे कानूनी सुरक्षा दे सके। और यही वजह थी कि उसने राजनीति में अपनी पकड़ और भी ज्यादा मजबूत करनी शुरू कर दी। 1989 का चुनाव जीतने के बाद अतीक अहमद सिर्फ एक माफिया नहीं रहा था, बल्कि अब वो माननीय बन चुका था। और यही वो मोड़ था जिसने उसके पूरे खेल को बदल दिया था, क्योंकि अब उसके पास सिर्फ बंदूक नहीं थी बल्कि सत्ता का भी संरक्षण था। और उसके इसी रसूख की वजह से उसके नाम से शराब के ठेके मिलने लगे, सरकारी कामों में उसकी दखल बढ़ने लगी, और धीरे धीरे उसने इलाहाबाद के हर उस सेक्टर में अपनी पकड़ बना ली जहां से पैसा निकल सकता था। चाहे फिर वो जमीन का मामला हो, रेलवे स्क्रैप हो, या फिर छोटे बड़े व्यापार हो। हालात ऐसे हो गए थे कि कोई भी ठेकेदार बिना उसकी मर्जी के टेंडर भरने की हिम्मत तक नहीं करता था, और अगर किसी ने कोशिश भी की तो उसका अंजाम क्या होगा ये पूरे शहर को पता था। इसके बाद साल 1990 का दशक अतीक के लिए उसका गोल्डन पीरियड था, एक ऐसा समय जब उसका नाम सत्ता और डर दोनों का पर्याय बन चुका था। उसके पास 100 से भी ज्यादा शार्प शूटर्स की एक पूरी फौज थी, जो उसके एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार रहती थी। शहर में अगर कोई जमीन खाली होती थी तो वो ज्यादा दिनों तक खाली नहीं रहती थी, क्योंकि कुछ ही समय में उस पर अतीक का कब्जा हो जाता था, और जो इस चीज का विरोध करता वो या तो गायब हो जाता या फिर उसे हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाता। साथ ही पुलिस और प्रशासन के भी कई लोग उसके प्रभाव में थे, और यही वजह थी कि उसके खिलाफ आवाज उठाना लगभग नामुमकिन हो गया था। इसी दौरान साल 1995 में उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा कांड हुआ जिसने पूरे देश को हिला दिया, और वो कांड था गेस्ट हाउस कांड। उस समय समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की गठबंधन सरकार थी, लेकिन जब यह गठबंधन टूटने की कगार पर था तो लखनऊ के स्टेट गेस्ट हाउस में जो हुआ उसने लोकतंत्र को झकझोर कर रख दिया था। अतीक अहमद भी उस भीड़ का हिस्सा था जिसने गेस्ट हाउस पर हमला किया था। भीड़ की आड़ में उसके गुंडों के द्वारा दरवाजे तोड़े गए, धमकियां दी गई
और हालात इतने बिगड़ गए कि अगर कुछ पुलिस अधिकारी बीच में ना आते तो स्थिति और भी ज्यादा भयानक हो सकती थी। इस घटना ने साफ कर दिया था कि सत्ता के नशे में अतीक और उसके जैसे लोग किस हद तक जा सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे अतीक का कद बढ़ रहा था, वैसे वैसे उसके दुश्मन भी बढ़ते जा रहे थे। इसके बाद साल 1996 में एक और बड़ा मामला सामने आया, जब सिविल लाइंस इलाके के एक व्यापारी अशोक साहू की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई और इस हत्या का आरोप अतीक के भाई अशरफ पर लगता है। लेकिन जब पुलिस जांच में जुटी तो एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। दरअसल जिस वक्त अशोक साहू की हत्या हुई थी, उस वक्त सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार अशरफ तो जेल में बंद था। इसका मतलब साफ था कि जेल के अंदर तक अतीक का सिस्टम काम कर रहा था। किसी और को उसके नाम पर जेल में बैठाया गया था और असली अशरफ बाहर घूम रहा था। ऐसे में यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, बल्कि यह इस बात का सबूत था कि अतीक का नेटवर्क कितना गहरा और खतरनाक हो चुका था। इसके बाद साल 2000 का दशक शुरू होते होते अतीक अहमद इलाहाबाद का बेताज बादशाह बन चुका था। लेकिन हर साम्राज्य की तरह उसके साम्राज्य में भी दरारें पड़नी शुरू हो चुकी थी। 2002 में जब उत्तर प्रदेश की सत्ता मायावती के हाथों में आई तो हालात बदलने लगे। मायावती का रुख साफ था, अपराधियों पर सख्ती, और इसी के तहत अतीक के खिलाफ एक ही दिन में 100 से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज किए गए। पुलिस ने उसकी गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू कर दी और पहली बार अतीक को महसूस हुआ कि अब सिस्टम उसके खिलाफ खड़ा हो रहा है। इसके बाद एक घटना ऐसी होती है जिसने सभी को अचंभित कर दिया था। दरअसल 7 अगस्त 2002 को इलाहाबाद हाईकोर्ट में उसकी पेशी थी, पर इसी दौरान एक जोरदार बम धमाका हुआ। कई पुलिसकर्मी घायल हो गए, लेकिन अतीक को कुछ नहीं हुआ और इस चीज का फायदा उठाते हुए उसने तुरंत मीडिया के सामने बयान दिया कि सरकार उसे मरवाना चाहती है। लेकिन जब जांच हुई तो सच्चाई कुछ और ही निकली। दरअसल वो धमाका खुद अतीक ने ही करवाया था।